Looking to revise rotational motion physics for your upcoming exams? Ignited Minds Tutorials has got you covered with specialized videos on the topic of rotational motion for both Class 11 CBSE and Class 12 Maharashtra State Board, as well as tailored content for those preparing for IIT and NEET exams. You can be sure to find the guidance you need to excel in your studies. The comprehensive videos cover all the key concepts of rotational motion, from basic definitions to advanced problem-solving techniques. Whether you're struggling with understanding the moment of inertia or need help with angular velocity and acceleration, these tutorials will provide you with the knowledge and explanations you need to master the subject. With easy-to-understand explanations and visual demonstrations, you can grasp the complexities of rotational motion in no time. So why wait? Start watching the videos today and take your understanding of rotational motion to the next level. Don't let this important topic hold you back in your exams. Get the help you need and ignite your mind with Ignited Minds Tutorials. Okay, people, we will do a revision of physics on rotational motion basically, ठीक है, जो आपके CBSE के 11th में है और स्टेट बोर्ड के 12th में है. सो मैं ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करूँगा. वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. मैडम न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवाता हूँ. आप बताइए मुझे 100-150 नहीं, मम्मी पापा का मामला नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ यू योरसेल्फ जज इट ना, कि मतलब अगर आप 100 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करा रहे हैं, मेरे को उससे भी ज़्यादा करवाना हो तो करवाऊँगा मैं, लेकिन फिर तो और कुछ करवा नहीं सकते ना अपन. आपने 2-2 बार रिक्वेस्ट कर लिया, रिक्वेस्ट करो अगर नहीं हो रहा है तो. अगर हो रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आप मेरे वीडियोस में भी देखोगे तो आई वॉज देयर ऑन व्हाट क्या 95 न्यूमेरिकल्स. कौन इतना न्यूमेरिकल्स करवाएगा? मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी क्लास में इतना न्यूमेरिकल्स नहीं करवा होगा. लिख के दे रहा हूँ मैं, इतने न्यूमेरिकल्स करवाना संभव ही नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि आई कैन गो फर्दर, बट हाउ मच ऑफ इट यू आर रिटेनिंग, आप कितना रिटेन कर रहे हो. ओके, खैर यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे फटाफट से कॉन्सेप्ट्स देखेंगे थोड़ा बहुत. एक मिला जुला सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब ये, ठीक है. इट इज समथिंग दैट आई विल सेंड इट टू यू बाय नोट्स, ठीक है. लंबा है ये तो, ठीक है. ओके, चलिए. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर पार्टिकल्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड अ सिस्टम. तो एक सिस्टम होती है, देखो, रिजिड बॉडी की. व्हाट डू यू मीन बाय अ रिजिड बॉडी पीपल? रिजिड body, this is just a revision people, so I'm not going to go very deep into the concepts. We will just try to touch base with the concept, the formulas and finally solve it. Rigid body अपन किसको बोलते हैं? समझ लो कोई बॉडी है और इसमें 2 पॉइंट्स हैं. अगर ये बॉडी के घूमने से, आगे जाने से, पीछे आने से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है तो उसको अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं. समझ में आ रहा है? For any motion of the body, if the distance between any two points is going to remain the same, चाहे भाई साहब आपका ट्रांसलेशन मोशन हो, चाहे भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन हो, चाहे भाई साहब आपका रोटेशनल मोशन हो, for any kind of motion of a body, if the distance between 2 points is going to remain the same, we call this body as a rigid body. Otherwise it's a fluid. ठीक है. और फ्लूइड की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, जो हाल ही में हमने चैप्टर फिनिश किया. ठीक है. सो रिजिड बॉडी मतलब ये हो जाता है सिंपल टर्म्स में. ठीक है. तो दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. दस आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ मास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम. ठीक है. तो आपका रिजिड बॉडी क्या होगा? एनी बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज विद इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. जिसका भाई साहब जैसा मान लो कोई जेली है, जेली, ठीक है, ये जेली है और आप भाई साहब इसको टपक टपक कैसे कर रहे हैं? Are the distance between any 2 points, is it going to remain the same? No. Okay, it's going to change. So we cannot call jelly as a rigid body. It will be a fluid. ठीक है, सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं आप, या सेमी रिजिड बोल सकते हैं. सेंटर ऑफ मास भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो, m into r1 plus m into r2 plus m into r3 upon m1 plus m2 plus m3. ठीक है. अगर समझ लो आपका कोई बॉडी है और इस बॉडी में अलग अलग मासेस हैं, ठीक है, इन मासेस की सेंटर ऑफ मास से अगर रेडियस भाई साहब आपका है r1 r2 r3, सो लेट्स से दीज आर स्मॉल सेगमेंट्स m1 m2 m3, ये बॉडी के स्मॉल सेगमेंट्स हैं. r1 r2 r3 आपके डिफरेंट रेडियसेस हैं. तो आपका सेंटर ऑफ
मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mr1 प्लस mr2 प्लस mr3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये m जो है वो मास है, सो इट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। r जो है वो वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, r रेडियस वेक्टर है, किस डायरेक्शन में है। तो आपका इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ मास का भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/m, क्योंकि इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा समेशन ऑफ m1 mi/ri, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, x का क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इन सारे मासेस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x y और z के, मैं यहाँ पे x y और z ले रहा हूँ, ज्यादा करके आपके सवाल x और y में ही निपटते हैं, ठीक है। अगर x मतलब आपका 3 डायमेंशन में रोटेशनल मोशन ज्यादा कंसिडर नहीं हुआ है आपके कोर्स के हिसाब से, लेकिन सिंपल है भाई साहब, x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और z का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपन x के कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, 1/m सिग्मा ऑफ m i x i। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, 1/m इंटू सिग्मा ऑफ m i y i, ठीक है, एंड 1/m। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। फॉर अ सिस्टम, अगर देखो यहाँ पे कैसा है, जैसे समझो ये एक बॉडी है, ठीक है, क्या ये आपको यूनिफॉर्म बॉडी दिख रही है, इट्स अ यूनिफॉर्म बॉडी है ना, इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ा यूनिफॉर्म है। अगर यही बॉडी ऐसे होती है भाई साहब, ऐसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे कम, तो इसको अपन नॉन यूनिफॉर्म बॉडी बोलते हैं। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके नॉन यूनिफॉर्म बॉडी पे लग रहे हैं। यूनिफॉर्म बॉडी अगर होगा तो आप क्या करेंगे भाई साहब, 1/m, इस सिग्मा को अपन क्या ले लेंगे, x dm। x मतलब हो गया भाई साहब क्या, 1/m, तो आपका x ऑफ cm, x ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी 1/m, और ये हो गया x डिस्टेंस इनटू dm, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है ये। इसी तरह से y cm भी इतना हो जाएगा, 1/m y dm एंड 1/m z dm, ठीक है, ओके। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चोजन, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने चूज किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेंटर ऑफ, ओके, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिक सेंटर बॉडीज वेयर मास इज होमोजीनियस। अगर कोई मास होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिक सेंटर। सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड इन रोटेटरी मोशन while in translatory motion position changes, ठीक है। If small position of mass m2 is removed from a large portion of mass m1, then the center of mass of the remaining part, अगर समझ लो भाई साहब आपका कोई बॉडी है, ठीक है, और इसमें से, ठीक है, आपने मास m2 को रिमूव किया है। If small position mass m2 is removed from a large position of mass m1, ठीक है, इसको आपने रिमूव किया है, the center of mass of the remaining portion कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगा भाई साहब आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्लियर है। आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है, कौन करेगा, आपके एनसीईआरटी में भाई साहब एग्जाम्पलर में एक सवाल है जहाँ पे इस तरीके का एक बॉडी दिया हुआ है और यहाँ से इसका मास निकाला गया है, ठीक है, इस मास को निकाला गया, उस पर एक सवाल है, बेस्ड एग्जाम्पलर में है, ओके। If a system of particles of masses m1 m2 move with velocities this, तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा करते करते mn vn तक अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn तक, ठीक है। तो अगेन समेशन ऑफ m i v i अपॉन m, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप मोमेंटम देखेंगे ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, जैसे समझो ये है कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है, सो ये आपका m है सेंटर ऑफ मास और ये है cvm, तो ये हो गया आपका mcvm। ये क्या हो जाएगा, समझ लो आपने यहाँ पे लिया हुआ है मास m1 और ये आपका v1 वेलोसिटी से, मास m2, ये m2 v2 है, ये भाई साहब आपका m3 v3 है, ऐसे सारे को ऐड करोगे तो आपको टोटल मोमेंटम आ जाएगा। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल स्पेसिफिक पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ cm इज 0 तो आपका भाई साहब मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द एंटायर बॉडी विल बी 0। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। एक्सेलरेशन अगेन क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
किसी चीज को भी अगर आप सेंटर ऑफ मास से कंपेयर कर रहे होंगे तो मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टोटल मास, ठीक है। क्लियर। एक्सटर्नल फोर्स भाई साहब, अगर एक्सटर्नल फोर्स तो MACM इज इक्वल टू दिस। अभी MA क्या होता है? फोर्स, ठीक है। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास भाई साहब, अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है तो ये आपका न्यूटन्स लॉ बताता है, आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का? जीरो, ठीक है। आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? कांस्टेंट, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास remains constant. If no external force is acting on a system, the velocity of its center of mass will remain constant. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो, और इस हिसाब से उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। Okay, this leads to conservation of linear momentum. If a system of two particles of mass m1 and m2 separated by distance x initially at rest moving towards each other under the action of attractive force, then the particles to collide with the center of mass, ठीक है। अगर भाई साहब दो पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है F12 तो आपका भाई साहब m1 a1 is equal to m2 a2 और एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो आपका v ऑफ cm ये क्या हो जाएगा? जीरो। सेंटर ऑफ मास मतलब देखो यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है। ये लेट से v1 वेलोसिटी से मूव हो रही है, ये v2 वेलोसिटी से मूव हो रही है, इसका भाई साहब m1 हो गया, इसका m2। लेट से आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग टुगेदर इन एनी डायरेक्शन, इधर भी इधर भी, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास भाई साहब चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले भाई साहब आपका जो वेलोसिटी था सेंटर ऑफ मास के हिसाब से दिस विल बेसिकली चेंज, ठीक है। थैंक यू। Okay, a rigid body undergoes, एक rigid body undergoes rotational motion when each of its particles travel in a circle or a straight line on the axis। तो एक rigid body है भाई साहब, ये rotational motion कब करेगा? जब ये axis है और इस axis पे इसको घुमाया जा रहा है, तो सारे जितने भी particles हैं इस rigid body के they are rotating about an axis, ठीक है। So a rigid body undergoes, तो एक चीज याद रखिएगा, कोई फ्लूइड का रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है, ओनली अ रिजिड बॉडी इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अ रिजिड बॉडी अंडरगोज रोटेशनल मोशन व्हेन ईच ऑफ इट्स पार्टिकल्स ट्रैवल इन अ सर्कल centered on a straight line called the axis of rotation. Rotational variables, the rotational variables are of angular equivalents of the linear quantities, positions, displacement। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो लीनियर मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, और रोटेशनल मोशन, इनके बीच में एनालॉजी चलेगी। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वही यहाँ पे क्या हो जाता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी, ठीक है। जो यहाँ पे भाई साहब आपका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे s की जगह पे हो जाएगा भाई साहब थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो रिलेशनशिप यहाँ पे है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ऐसे चलेंगे। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। द रोटेशनल वेरिएबल्स आर द एंगुलर इक्विवेलेंट्स ऑफ लीनियर क्वांटिटीज, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट है, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल। यहाँ पे ए भाई साहब है, ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया एस विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका भाई साहब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम ओके। तो थीटा भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? थीटा विल बी एस बाई आर, आर्क लेंथ, ठीक है, ये होता है भाई साहब आपका आर्क लेंथ, और ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। थीटा विल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बी एस बाई आर। ओके ओके ओके। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट हम बोल सकते हैं भाई साहब? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा
डी थीटा बाई डी टी, सिंपल, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे अगर, देखो यहाँ पे अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, समझ लो यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल है थीटा 1 और ये वाला एंगल हो गया भाई साहब थीटा 2, ठीक है। ये था टाइम t1 में और ये था टाइम t2 में, थीटा 2 माइनस थीटा 1, t2 माइनस t1, ये हो गया आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। और इसी चीज का अगर हम लिमिट में लाएंगे, अगर समझ लो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 और यहाँ पे हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी करें तो यही हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी विच इज डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, रेडियन, रेडियन याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियन मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका अगर डायमेंशन माना जाए तो यही होगा l⁻⁻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 ⁻
बहुत अय्याशिया हो रही है तुम्हारे जीवन में। हाँ, ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एंगुलर एक्सीलरेशन इज, मतलब ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन दैट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दैट विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वही चीज है भाई साहब, अगर एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें भाई साहब एक्चुअल एंगुलर एक्सीलरेशन की तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन का भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो टी रेस टू माइनस टू, बाकी तुम यहाँ पे m0 L0 डाल दो, टी रेस टू माइनस टू। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन स्टिल हेयर पीपल, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आई विल गो एट अ पेस आउट हेयर बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज इन बिटवीन प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, ऑल अक्रॉस ऑल चैप्टर्स दिस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स, ठीक है। काफी सारे इसमें फॉर्मूलेज हैं, काफी सारे डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी हैव कवर्ड दिस वंस, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज जस्ट रिवाइज एंड मूव अहेड, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब यहां पे देखो एस की वैल्यू, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर थीटा, हर एक को ना आप आर से मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे, ठीक है। अभी जैसे आप देखो यहां पे इसको मैं यहां पे बात कर रहा हूं लीनियर, ठीक है, लीनियर, और यहां पे भाई साहब एंगुलर, ठीक है, एनालॉजी है भाई साहब, इसको समझिए, ठीक है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका है एस, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, मतलब कैसा है देखो, एक कोई बॉडी है, ठीक है, जिसने थीटा एंगल से मूव किया, पहले बॉडी यहां पे थी, अभी भाई साहब घूमकर यहां तक पहुंची, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, हो गया आपका एस, और लेट से ये हो गया आर, ऐसे भाई साहब यहां तक पहुंची, ठीक है। तो इस एस और थीटा में भाई साहब रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी एस इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई साहब किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ये बात हो गई भाई साहब आपके डिस्प्लेसमेंट की। नाउ विल टॉक अबाउट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो लेट्स से आपका लीनियर वेलोसिटी है भाई साहब क्या, v, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी v मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये ds बाई dt होगा ना, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी लिखना है तो अलग बात होगी, लेकिन ऐसा होगा लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, डी थीटा बाई डी टी, लेकिन इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, अगेन द रिलेशनशिप विल बी द सेम, आर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, वही सेम चीज, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब एक्सेलरेशन में, लेट्स कम टू एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, dv बाई dt, है ना, ए की वैल्यू होती है dv बाई dt, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, d थीटा बाई dt, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को ध्यान से समझो। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऐसा घूम रहा है बॉडी,
लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है? देखो इस चीज़ को समझो, अगर कोई बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए भाई साहब, ठीक है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आपका बहुत कम सवाल बनते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी वगैरह पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। समझ लो ये कोई बॉडी है विच इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एक सर्कल पे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू यू हियर इज, यहाँ पे इसका लीनियर स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूँ, दैट इज वी की, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकेंड। Is the body undergoing acceleration? So answer is yes, ठीक है, answer is yes. Why? Because अगर acceleration नहीं होगा तो आप देखो यहाँ पे velocity का direction हर instant में change हो रहा है, velocity का या तो magnitude या तो direction के change से acceleration होगा, अगर दोनों भी change हो रहा है तो obviously होगा। यहाँ पे आपका velocity का magnitude, linear जो velocity है, linear velocity का आपका जो magnitude है वो चेंज नहीं हो, नो चेंज, ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हर इंस्टेंट पे हो रहा है भाई साहब, ठीक है, तो आपका एक हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। एवरी मूविंग बॉडी विच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, इज सपोज टू हैव अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हम बात करते हैं भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन किस चिड़िया का नाम है भाई साहब? अभी अगर समझो यहाँ पे इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। जब आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है लेकिन डायरेक्शन में चेंज है तो अपन क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब आपके मैग्नीट्यूड में भी चेंज है और जब आपके डायरेक्शन में भी चेंज है तब आपका होगा भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसी को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या जिसका डायमेंशन हो जाएगा t⁻²। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो हम जो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें जहाँ पे आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, व्हेन द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है, ओके। तो इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हाट विल दिस वैल्यू बी पीपलम? तो यहाँ पे आप अगर फिर से लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें, दिस विल बी r टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई भी पैरामीटर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी r टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी विल बी r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन विल बी r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स लीनियर एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। आपका देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये किसके साथ कोरिलेट करता है भाई साहब? v इज इक्वल टू u प्लस at के साथ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, कुछ नहीं है भाई साहब, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी हाफ ए टी स्क्वायर है, तो s की जगह पे क्या लिखा है हमने? थीटा यू टी, ठीक है। तो यू टी हो गया भाई साहब आपका कितना? ओमेगा नॉट टी, ये हो गया आपका इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा नॉट लिखते हैं, प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, एनालॉजी है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे v होना चाहिए था भाई साहब, दिस शुड बी v, ये आपका v है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पे अगर आपको s नहीं दिया हुआ है तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे वैसे ही वैसे अगर आपको थीटा नहीं दिया हुआ है तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, अगर आपको v नहीं दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, अगर आपको ओमेगा नहीं दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, अगर आपको t नहीं दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और फाइनली इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपलम? ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी। ये ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा भाई साहब? बोलो ना, बोलो। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू व्हाट पीपलम? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज वेलोसिटी आपकी है ना, तो अभी यहाँ पे ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू ओमेगा टू मतलब हो गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 हो गया मतलब आपका ओरिजिनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। T2 माइनस T1 को अपन ने T लिख दिया वैसा, ठीक है, बस ये फॉर्मूला आ गया आपका। देखो अभी अगर आपको यहाँ पे हैं, हाँ, तो आप अगर इसको करना चाहते हैं भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, है ना, ये तो कब आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। और एवरेज वेलोसिटी का दूसरा भाई साहब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर थीटा को ऐसे लिख रहे हैं, अगर समझ लो ऐसे दिया हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर थीटा को आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, दैट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ठीक है, इस हिसाब से जाएंगे अगर आप इंटू टी, ये लिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम इसी तरह से आपको थीटा एन अगर कैलकुलेट करना है तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा भाई साहब। अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी का स्क्वायर, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेज टू टी का स्क्वायर, क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके, अभी आते हैं हम भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई साहब, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, जितनी भी चीजें आप जैसे समझ लो, आप बोलते हैं भाई साहब हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी है जिसका मास m है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, लेकिन जब बॉडी रोटेट कर रहा है तब आप ये सेम इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, देन यू हैव टू यूज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द रेडियस, ये हो जाता है भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी एम आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अपॉन एन एक्सिस, तो सबको अगर हम ऐड करेंगे आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई का स्क्वायर, ऐसे जितने भी तमाम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर समझ लो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है, तो जितने भी तमाम पार्टिकल्स है बॉडी के, उस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको अपन भाई साहब उसका स्क्वायर करके उस मास से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है भाई साहब आपका, केजी मीटर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली द यूनिट, एसआई यूनिट इसका भाई साहब इतना हो गया, ठीक है। और जो आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बॉडी चेंजेस इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपका चेंज होता है तो वो चेंज होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली द मास, द डिस्टेंस एंड द मैनर इन विच द मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह से भाई साहब आपके बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड होमोजेनियस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू एस, दैट इज मास डेंसिटी, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर और डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मास, मतलब आपने क्या किया है, देखो मास अपॉन वॉल्यूम किया है, इसको क्या किया है, मास अपॉन वॉल्यूम किया है और इसको आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मास पूरा मास, तो ये हो गया आपका डेंसिटी, दिस विल बी डेंसिटी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन था और इधर हो जाएगा कितना भाई साहब आर स्क्वायर डीवी, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सिंपल है भाई साहब, रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू दैट ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, इसका अंडर रूट, ठीक है। ओके ओके ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कोई बता सकता है भाई साहब क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये आपका रोटेशनल एक्सिस है और ये कोई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में ऐसे एक्सिस जा रहा है, देखो, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ inertia about y axis will be equal to moment of inertia about x axis plus z axis,
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ओके, सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब क्या होता है, समझो कोई बॉडी है भाई साहब, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। ओके, सो इसके भाई साहब 3 एक्सिसेस हैं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव बेसिकली 3 एक्सिसेस। ये हो गया लेट्स से आपका वाई एक्सिस, ये हो गया लेट्स से आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया लेट्स से आपका जेड एक्सिस, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से हमने ये जेड एक्सिस, ये हो गया आपका भाई साहब वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, क्या ये मतलब यहाँ पे जेड होगा, दिस विल बी जेड, ठीक है। सो दिस विल बी जेड, जेड का कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, ठीक है। बहुत हंसी आ रही है तुमको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ लो कोई बॉडी है यहाँ पे और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस ले लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू सेंटर प्लस यहाँ पे लेट से डिस्टेंस आपका कितना है r का, और ये वाला लेट से मास है m, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between the two axes. तो I is equal to IC plus MR का square. Correct? Are we clear on this one, people? This is basically parallel axis theorem. ठीक है? Are we clear on this one, people? ये जो I होगा that will be equal to IC plus MR का square. पैरेलल परपेंडिकुलर, ओके ओके ओके, ये है भाई साहब आपके डेरिवेशंस जो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई साहब। ये बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। अगर समझ लीजिए कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक थिन सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अबाउट सेंट्रल एक्सिस, भाई साहब इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर है इसका रेडियस, तो एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई, रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू आई बाई एम, तो एम आर का स्क्वायर बाई एम, तो आर का स्क्वायर मतलब आर। समझ में आ रहा है ये? अरे अभी तो पढ़ा, दिमाग है कि क्या, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फास्ट जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब, तो आपको लगे रहना पड़ेगा वरना स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसा है तो इसका मतलब k क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर बाई एम, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर, सो दिस विल बी आर, तो k की वैल्यू क्या होगी, आर, सिंपल रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका एक रिंग का, ठीक है। तो आपने भाई साहब इसको कैसे घुमाया, ऐसे घुमा रहे, देखो ये रिंग है और इस एक्सिस पे इसको घुमा रहे हो, इस रिंग को ऐसे घुमा रहे हो, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर का स्क्वायर। इसी रिंग को अगर भाई साहब आप इस एक्सिस पे घुमा रहे हो, मतलब ये रिंग है, देखो अभी तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, समझ में आ रहा है, ये रिंग है, अभी तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। आर वी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस पीपल? एक रिंग था, उसको आप इस एक्सिस पे ऐसे घुमा रहे हैं चक्कर की तरह, ठीक है। अभी इस रिंग को आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? इस रिंग को आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी एम आर स्क्वायर। डायमीटर के हिसाब से आप घुमा रहे हैं, डायमीटर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अगर भाई साहब सेंटर पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तो होता था एम आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो दिस विल बी एम बाई सॉरी एम, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, इज इक्वल एम एम एम, तो ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2, तो आर बाई अंडर रूट 2। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। एक भाई साहब थिन रॉड है परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड थ्रू इट्स सेंटर, तो ये एक रॉड है, देखो ये रॉड, इसके सेंटर पे हम इसको घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर,
दैट विल बी ml²/12। इन सब का डेरिवेशन है भाई साहब, और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सबके डेरिवेशन से अपन जाए, ठीक है। ml²/12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका l/√12। स्टिल लेट मी नो, सी आई डोंट हैव द टाइम एज ऑफ नाउ टू गो थ्रू ईच ऑफ दीज डेरिवेशन। स्टिल इफ यू वांट अ क्लैरिफिकेशन आई विल डू दैट, ठीक है। लेकिन आज अगर आप जाएंगे घर पे और आपको लग रहा है कि भाई साहब ये डेरिवेशंस अपने पल्ले नहीं पड़े, लेट मी नो, इट विल टेक अप्रॉक्सिमेटली एन आवर फॉर मी टू कवर ऑल दीज डेरिवेशंस, बट इफ यू नीड इट आई विल गिव इट टू यू, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका ml²/12। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, I/m, अंडर रूट करते जाओगे भाई साहब ये होता जाएगा, ठीक है। अगर भाई साहब इस रॉड को ऐसे घुमा रहे, देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे अगर हम घुमा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट वन एंड ऑफ द रॉड, तो ये क्या हो जाएगा ml²/3, ठीक है। अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर, और उसके बीच के एक्सिस में इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, इट्स अ सिलेंडर बेसिकली अबाउट सेंट्रल डायमीटर, तो कितना हो जाएगा mr²/2। अगर ये सिलेंडर है समझ लो और इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, सो अबाउट सेंट्रल डायमीटर आप इसको घुमा रहे हैं तो mr²/4 l²/12, ठीक है। अबाउट सेंट्रल डायमीटर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसको अगर आप घुमा रहे हो तो 2/5 m²/5। ये सारे आपको भाई साहब याद होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। अगर भाई साहब आपका स्फीयर है, स्फीयर, पहले आपने स्फीयर को ऐसे घुमाया, एक्सिस पे घुमाया, अभी आप स्फीयर को कैसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये स्फीयर, ठीक है। इस तरह से अगर आप घुमा रहे हो तो 7mr²/5 है, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूं जिससे आप अगर इसको नहीं लगा पा रहे तो आप इसको कर पाएंगे, बट दैट डिपेंड्स। उसमें मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल में कैसे आप किसी चीज़ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस पे, या तो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होता है या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होता है। ज़्यादा करके आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप इन तमाम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन लगेगा हर एक में, एवरी वन ऑफ दिस विल हैव इंटीग्रेशन, ठीक है। तो और कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट दैट आई नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपके जितने भी हैं यहाँ पे, और उनके एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है 5 हैं, 5 डेरिवेशंस में आराम से आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ओके, एंगुलर मोमेंटम भाई साहब क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था, देखो टर 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 सारी चीज़ों को आप, तो यहाँ पे आप आते हैं भाई साहब एक्सेलरेशन पे आ गए, ठीक है। अभी आते हैं हम लीनियर मोमेंटम पे, ठीक है। तो आपकी बात कर रहे हैं हम मोमेंटम, मोमेंटम अगर लीनियर मोमेंटम देखेंगे हम तो ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू बोलो ना बोलो, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी होती है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम अगेन अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक्चुअली में होता है ये आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है आई ओमेगा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका लीनियर मोमेंटम कितना हो, सॉरी आपका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम। समझ में आता हम पीपल, हम सारी चीज़ों को भाई साहब आर से मल्टीप्लाई करते चलो, ए आर अल्फा, वी आर ओमेगा, एस आर थीटा। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, सो लीनियर मोमेंटम अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू पी, है ना भाई साहब, मतलब आपका सॉरी आपका हाँ एंगुलर मोमेंटम इज आर इंटू पी। अभी ये पी क्या है भाई साहब, आपका पी हमको मालूम है एम इंटू वी। अभी इसमें से एम तो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, वी आपका भाई साहब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये आर है। इसको अगर हम खत्म भी कर दें, इसको अगर हम ना भी कंसिडर करें तो आर इंटू वी ये वाला आपका क्या है भाई साहब, वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो आप जाएंगे आर से वी की तरफ, समझ लो ये आपका आर है रेडियस वेक्टर और ये आपका वी है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। तो आप जा रहे हैं ऐसे राइट हैंड थंब रूल, तो आर से वी की तरफ जा रहे हैं। जब मल्टीप्लिकेशन ऐसा है तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा,
इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरफ, मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर समझ लो इस तरफ r है और इस तरफ v है, तो क्या कैसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं r से v की तरफ, देखो ऐसे, तो मतलब आपका लीनियर मोमेंटम बोर्ड के अंदर की तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटीज, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है, और अपने को मालूम है भाई साहब कि ये तो हो गया आपका, अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स लेते हैं, लेट्स से a इंटू बी ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईदर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, वही आएगा भाई साहब आपका यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। टॉर्क भाई साहब क्या हो जाएगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम का भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया कितना, एंगुलर मोमेंटम इज r इंटू पी। अभी r भाई साहब किस में है, मीटर में है, और ये क्या होगा भाई साहब, मीटर पर सेकेंड में होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जैसा ही आपका एंगुलर मोमेंटम भाई साहब, और सॉरी मास भी तो है, एक मिनट, मास है आपका केजी में। ठीक है, सॉरी, ये आपका मीटर में है। ठीक है, और मोमेंटम आपका क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड में है, सो दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। टॉर्क क्या होता है भाई साहब, टॉर्क होता है रेडियस वेक्टर r इंटू एफ। ठीक है, समझ लो ये कोई बॉडी है और इसको मैं यहाँ पे एक फोर्स दे रहा हूँ और ये घूम रहा है, तो मेरा ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स से ये रेडियस वेक्टर कितना है, r इंटू एफ, दैट इज बेसिकली r इंटू एफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। अगेन भाई साहब ये क्या हो जाएगा, r f sin theta, that will be r f sin theta, again this is perpendicular। clear है? Are we clear on this one people? okay। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में भाई साहब क्या, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, टॉर्क की वैल्यू होगी dl by dt। देखो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आप, सारा ना कार्यक्रम आपका जो लीनियर है उसके साथ ही चल रहा है। आपका f क्या होता है, f होता है m a, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा t, या dp बाई dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि आपका रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m v2 माइनस v1 अपॉन t, ये पोर्शन क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, दैट इज ma ही तो है। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर आप टॉर्क देखोगे, टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क वो फोर्स है जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मतलब आपका रोटेशन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट एज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही वैसे आप टॉर्क आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अगर एनालॉजी यहाँ पे देखेंगे, सो एनालॉजी भाई साहब आपकी क्या है, जिस तरह से आपने देखा कि फोर्स है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर हम बात करते हैं भाई साहब एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे भाई साहब डायनेमिक्स में अगर हम आएंगे, ये आपका काइनेमेटिक्स है, ये आपका काइनेमेटिक्स में, अगर हम डायनेमिक्स में आते हैं जो रीजन है, तो यहाँ पे फोर्स इज द रीजन, फोर्स इज इक्वल टू भाई साहब m इंटू ए। यहाँ पे भाई साहब टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, m इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका मोमेंटम की वैल्यू, या आप इसको कैसा लिख सकते हैं भाई साहब, d m इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आप यहाँ पे dp, यू कैन राइट दिस एज dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इधर क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। सिंपल, जो फोर्स का काम करता है लीनियर मोशन में, वही टॉर्क कर रहा है एंगुलर मोशन में। ठीक है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके।
तो अपन कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, मतलब आपका देखो अभी dl जो है वो क्या है, m इंटू आर इंटू वी है कि नहीं। आपका dl मतलब क्या है, m इंटू आर इंटू वी है, ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम है, m इंटू वी इंटू आर। अरे भाई साहब l क्या है, l इज इक्वल टू आर इंटू पी, ये है ना, है कि नहीं। तो l आपका क्या हो जाएगा, l विल बी इक्वल टू आर इंटू एम इंटू वी, यही होगा ना। अभी m तो भाई साहब आपका मास है तो m को बाहर कर लिया, और इधर कितना m बाहर हो गया, और यहाँ पे हो गया r इंटू वी, ठीक है, r इंटू वी। अभी ये हो गया आपका डी आर इंटू डी वी, ठीक है, तो आपका m इंटू वी एम आर इंटू ए, दैट इज आर इंटू एम ए, दैट इज आर इंटू एफ। देखो यहाँ पे इसको देख लो, आपका डी एल बाई डी टी है, डी एल बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एम को बाहर निकाल लिया अपन ने, आर इंटू वी, ठीक है। अभी दो वेक्टर्स हैं, देखो जब आप करते हैं ना यहाँ पे डी यू वी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या करते हैं आप, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे आप, तो दिस विल बी वॉट, टॉर्क विल बी इक्वल टू m तो बाहर ही आ जाएगा भाई साहब, r इंटू डी वी बाई डी टी प्लस एम v इंटू डी आर बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। क्लियर है, m दोनों में ही होगा भाई साहब। m को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, r वेक्टर r इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, प्लस v इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ठीक है। ओके ध्यान से देखो यहाँ पे डी आर बाई डी टी क्या है, डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका डी वी बाई डी टी। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बाई डी टी, ये क्या v तो हो जाएगा, वेलोसिटी तो हो जाएगी ना आपकी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, m इंटू ये हो गया भाई साहब आपका, सॉरी डी आर बाई डी टी, तो ये हो गया v इंटू वी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है बोलो, अभी डी वी बाई डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो r इंटू ये हो गया a, क्लियरम पीपलम, r इंटू a। अभी अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू क्या आता है, हाय हाउ आर यू, प्रेसेस ला के दूं उसको, आराम से प्रेसेस कर ले भाई साहब, फोल्ड वोल्ड कर ले, फिर ऐसे सजा के रख, पार्टी में जब जाते हैं लोग ब्लेजर में डाल के, ओके। तो आर कितनी देर से भाई साहब तू उसको लपेट रहा है, उफ कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो, आर इंटू ए। ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग रख लेते हैं, ऐसी कोई चीज है जो गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग रख लेते हैं। उसकी हरकतों से मेरे को याद आया ये, अरे नाक से ऐसे निकलता हुआ, गरीब लोग ऐसे ही झाड़ देते हैं ना भाई साहब, अमीर लोग आराम से पॉकेट में उसको रख लेते हैं, भाई साहब लपेट रहे हैं उसको, ओके। आर ए वी इंटू वी, वी इंटू वी मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू ए साइन थीटा। अभी दो वेक्टर्स जो सिमिलर हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा बाबू, जीरो ना भाई साहब, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पूरा क्या हो गया, जीरो, मतलब आपका कितना हो गया भाई साहब, एम आर डू ए, है ना भाई साहब, ये हो गया। अभी इस आर को इधर ले लो और एम और ए, ये क्या हो गया आपका फोर्स, है ना। तो आपका भाई साहब देखो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, आर इंटू एफ, मतलब एक और एडिशन हो गया देखो आर के साथ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब टॉर्क की, टॉर्क सॉरी ये तो हो गया आपका फोर्स, फोर्स क्या होता है भाई साहब आपका, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे जो टॉर्क है, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू बेसिकली व्हाट, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है, आर इंटू एफ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम हर एक चीज को अगर आप एनालॉजी में निकालेंगे तो आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, दैट इज हाउ इट विल गो। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात अगर हम करें तो एल की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, आई ओमेगा, ठीक है,
आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। टॉर्क की वैल्यू बात करें तो आई अल्फा, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। आप बोलेंगे भाई साहब ये सब कैसे याद रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। मास का पैरेलल आपके रोटेशनल मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है भाई साहब, मोमेंटम होता है m इंटू वी। एम का पैरेलल क्या हो गया, आई, और v का भाई साहब ओमेगा, सिंपल, ठीक है। ये आपके किस में आता है, लीनियर मोशन में, ये आपके आ जाएगा भाई साहब एंगुलर मोशन में, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बोलो ना बोलो, m इंटू ए, ठीक है। इसका भाई साहब पैरेलल टॉर्क में क्या आ जाएगा, आई, m का आई और a का भाई साहब हो गया अल्फा, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो, हाफ m v का स्क्वायर, हाफ का हम हाफ ही रखेंगे, m की जगह पे लाएंगे i और v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा, सिंपल, ऐसे याद रखो, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट। आपने अगर लीनियर डायनेमिक्स को सही से समझा है ना, ऑलमोस्ट सिंपली एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है रोटेशनल डायनेमिक्स का, ठीक है। हाँ, आपके जो डेरिवेशन है विद रिगार्ड्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें सवाल बन जाएंगे। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अच्छे से समझना है, ठीक है, और ये सारा सवाल उसी में बनेगा। ये जो डेरिवेशन है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर लीनियर को आपने समझा है सही सही से, उसी का एकदम पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है रोटेशनल में, सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट से लेकर टॉर्क तक, ठीक है, ओके। अभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, p1 इज इक्वल टू p2, ठीक है। तो यही चीज भाई साहब इसमें भी चलेगी, दैट इज L1 एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू L2, दैट विल बी हाउ मच पीपल, L होता है आपका I ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। एक बच्चे लोगों को देखा आपने, अगर ऐसे आप घूम रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो व्हाट विल हैपन, विल देयर बी एनी चेंज, विल योर स्पीड इंक्रीज और विल योर स्पीड डिक्रीज। आपने जो स्केटिंग करते हैं जो लोग, उनको देखा रहेगा, उनके पैरों के नीचे चक्का लगा रहता है और ये घर ऐसे घूम रहे हैं, वैसे आप ऐसे घूम रहे हैं, कोई स्केटर ऐसे घूम रहा है और उसने ऐसे कर दिया, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पे क्या है, आई मतलब पहले का स्पीड I1 ओमेगा 1 है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। आई क्या होता है, बोलो ना बोलो, m r का स्क्वायर है ना, ओमेगा 1, यहाँ पे m r डैश का स्क्वायर ओमेगा 2। ये ऐसे हाथ फैलाकर जब ये घूम रहा है और ये भाई साहब हाथ इसने सिकुड़ दिए भाई साहब, ठीक है, ऐसा हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आप बताओ किसका रेट, तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस r डैश का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताओ यहाँ पे r डैश की वैल्यू ज्यादा है या r की वैल्यू ज्यादा है, r की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो ये इससे ज्यादा हुआ। अब बताओ मेरे को, अगर r अपना r डैश से ज्यादा है तो r का स्क्वायर भी r डैश के स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 विल बी मोर देन ओमेगा 1। मतलब जब उसने हाथ को ऐसे कर लिया है, जो डांसर है अगर हाथ को ऐसे कर लिया है तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इट वॉज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, क्या। Introduction. Today, Roy and his brother Ajit are walking in a park. There are so many games and rides in the park to enjoy. Ajit insists Roy for ride on seesaw. Roy replies positively and walks towards seesaw. When they both sat on seesaw, then seesaw was not balanced. Then Roy pushes himself towards forward on the seat. Now the seesaw is balanced and they enjoy the ride. After the ride, Ajit asked Roy that how was he able to balance the seesaw. Then Roy replied him that seesaw works on the principle of torque. When two equal and opposite forces acts on the ends of a surface, only then rotational motion is produced, otherwise not. In our daily life,
we see so many examples of rotational motion. So, let's study more about this system of particles and rotational motion. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to define rotational motion, define center of mass, calculate motion of center of mass, derive linear momentum of a system of particles, calculate vector product and angular velocity, define torque and angular momentum, know equilibrium of a rigid body, calculate moment of inertia, analyze work done and angular momentum in rotation, understand rolling motion. Definition. Rotational motion is common in our daily life. The wheels, spinning top, blades of a fan, merry-go-round all perform rotational motion. A body is said to perform a pure rotational motion if every particle in the body moves in a circular path, such that the center of these circles lie on a single straight line called as the axis of rotation. Center of mass. Center of mass point of a body is defined as a point where the whole mass of body can be assumed to be concentrated. It is an imaginary point. The whole body can be replaced by its center of mass. Position of center of mass of a body. The moment of mass of the center of mass point of a body about a fixed point is equal to the sum of the moments of masses of all its mass particles about that fixed point. If the body is made up of n mass particles, then the position vector of the center of mass is given by r vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus so on till mn rn vector by m1 plus m2 plus so on till mn. On summarizing above relation, we get r vector is equal to summation from I is equal to 1 to n of mi into ri vector by summation from I is equal to 1 to n of mi. The center of mass point of a body made up of two mass particles always lie on the line joining them. Motion of center of mass. The equation of motion of the center of mass is as follows. V vector is equal to dr vector by dt, multiplying both sides by m and differentiating with respect to time t. We get mdv vector by dt is equal to md square r vector by dt square. This equation can be written as mdv vector by dt is equal to f vector. Working in terms of the center of mass of the system, we ignore the internal forces, internal motion and internal structure. We need to take into account only the external forces acting on the system. Relation between the momentum of the system and the momentum of center of mass of the system. mv vector is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus so on till mn vn vector. This equation can be written as mv vector is equal to summation from I is equal to 1 to n of product of mi and vi vector. We conclude that the total momentum of the system is the same as the momentum of the center of mass. Relation between the force acting on the center of mass and the forces acting on the individual particles of the system. ma vector is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector
plus so on till mn vector. By applying Newton's second law of motion in the above equation, we get F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus so on till Fn vector. We conclude that the force acting on the center of mass is equal to the vector sum of the forces acting on the individual particles of the system. Linear momentum of a system of particles. If F vector is the net external force acting on this system, m is the mass of the system, and v vector is the velocity of the center of mass of the system, then the equation of motion of center of mass is F vector is equal to d by dt of product of m and v vector. If no external force acts on this system, then the F vector will be equal to 0. By putting the value of F vector in above equation, we get d by dt of product of m and v vector is equal to 0. This equation can be written as mv vector is equal to constant. We conclude that if no external force acts on the system, then the total momentum of the system is constant. This is the law of conservation of momentum. When value of m is constant, then v vector is also equal to constant. We can conclude that if no external force acts on a system, then its center of mass moves uniformly in a straight line. Vector product of two vectors. A vector product of two vectors p and q is a vector r such that magnitude of r is equal to pq sine theta, where p and q are magnitudes of p and q, and theta is the angle between the two vectors. R is perpendicular to the plane containing p and q. If we curl up the fingers of right hand around a line perpendicular to the plane of the vectors p and q, and if the fingers are curled up in the direction from p to q, then the stretched thumb points in the direction of r. Angular velocity and its relation with linear velocity. The rate of change of angular displacement is known as angular velocity. If a rotating body turns through an angle delta theta in time delta t, then its angular velocity omega is given by omega is equal to limit delta t tends to 0 of delta theta upon delta t, which is equal to d theta by dt. The angular velocity of a rotating body is a vector quantity, and it acts parallel to axis of rotation, and its sense is given by right-hand rule. All particles of the body rotate with the same angular velocity, but their speeds are different. Thus, the linear velocity v of a particle moving in a circular path of radius r is given by v is equal to r into omega. Angular acceleration. If the angular speed of a rotating body changes with time, it has some angular acceleration. The angular acceleration is the rate of change of angular velocity. The angular acceleration is given by alpha, which is equal to limit delta t tends to 0 of delta omega upon delta t, which is equal to d omega by dt. The angular acceleration is a vector quantity. It is directed along the axis in the same direction as omega, when the angular velocity is increasing, but opposite to omega when it is decreasing. Torque and angular momentum. When a force acts upon a body,
then a straight line drawn from the point of application of the force in the direction of force is called the line of action of the force. Torque about an axis of rotation is equal to the product of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation. It is denoted by tau. Tau vector is equal to product of F vector and R vector. Angular momentum. If a body is rotating about an axis, then the sum of the moments of the linear moments of all the particles about the given axis is called the angular momentum of the body about that axis. Let's take an example. Consider a body consisting of n mass particles of masses m1, m2 and so on till mn. Let the particles be rotating about an axis with a constant velocity omega, and let r1, r2 till rn be the perpendicular distances from the mass particle to the axis. Moment of this force about the axis of rotation is equal to F into r. By putting value of force, we get m into r into alpha into r, which is equal to m into r square into alpha. Torque acting on the body is given by tau is equal to m1 into r1 square into alpha 1 plus m2 into r2 square into alpha 2 plus and so on till mn into rn square into alpha n. This equation can be written as tau is equal to summation from I is equal to 1 to n of products of mi and ri square into alpha. This gives tau is equal to I alpha. If alpha is equal to 1 radian per second square, then I is equal to tau. Equilibrium of a rigid body. There are two essential conditions for a rigid body to be in equilibrium are follows. The vector sum of the forces acting on the body must be 0. The net torque acting on the body must be 0. There are three types of equilibrium, and they are as follows. Number 1. Stable equilibrium. If the body is displaced a little and a torque is removed, then body will return back to its original stable state. Number 2. Unstable equilibrium. If the body is displaced a little and a torque is removed, then body will not retain its original state. Number 3. Neutral equilibrium. Potential energy of the body remains constant. Moment of inertia. Moment of inertia of a body about its axis of rotation is defined as the product of its mass and the square of the perpendicular distance of the body from its axis of rotation. It is denoted by I. I is equal to mr square. The moment of inertia of the rigid body will be equal to the sum of moments of inertia of the particles. Its expression is given by I is equal to summation from I is equal to 1 to n of products of mi and ri square. Radius of gyration of a rigid body about its axis of rotation is defined as the perpendicular distance of the point where the mass of the whole body can be assumed to be concentrated from the axis. It is denoted by k. Its expression is given by I is equal to mk square, which is equal to summation from I is equal to 1 to n of product of mi and ri square. Theorem of perpendicular and parallel axes. Theorem of perpendicular axis states that moment of inertia of a plane about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moments of inertia about the two mutually perpendicular axes lying in its plane. Iz is equal to Ix plus Iy.
Theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis through its center of mass and the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes. I is equal to ICM plus MH square. Work done in rotation. Let a body rotate about an axis passing through O when a turning force F is applied at a point P. If the tangential and radial components of the force F are Ft and Fr respectively, then work done for a small angular displacement is given by dW is equal to Ft dot ds. Put the values of ds in above equation. dW is equal to Ftr d theta. Here r is equal to OP. Replacing the above equation in terms of tau, we get dW is equal to tau d theta. By integrating on both sides, we get work done is equal to product of tau and theta. Thus, the work done is given by the product of the torque with the angular displacement in radians. Angular momentum in rotation. Let us consider one particle of the rotating body of mass m1, which is moving with a linear speed v1 in a circular path of radius r1. The angular momentum of a particle about an axis is defined as the moment of its linear momentum. Hence, angular momentum of particle p1 is given by L1 is equal to m1 r1 square omega. The total angular momentum of the rotating body is given by L is equal to L1 plus L2 plus so on till Ln. By putting the value of L into above equation, we get is equal to m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega plus so on till mn rn square omega. Thus, we get the result. L is equal to I omega. Rolling motion. Motion of a body across a surface combined with rotational motion of the body so that the point on the body in contact with the surface is instantaneously at rest. We have the following three laws of rotational motion. Number 1. A body continues to revolve about an axis with constant angular velocity unless acted upon by some torque. Number 2. The rate of change of angular momentum is equal to the torque applied. Number 3. For every torque acting on a body, there is an equal and opposite torque acting on some other body. Rotational kinetic energy. Total kinetic energy of the rotating rigid body about a given axis is equal to the sum of the kinetic energies of all the constituent particles about that axis. Rotational kinetic energy is equal to half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus so on till half mn rn square omega square. On summarizing this equation, we get rotational kinetic energy is equal to half summation of product of m and r square multiply by omega square. But we know that summation of mr square is equal to moment of inertia of the rigid body about the given axis. Therefore, rotational kinetic energy is equal to half I omega square. The moment of inertia of a rigid body about a given axis is numerically equal to the twice its rotational kinetic energy when it is rotating with unit angular velocity.
Did you know? The position of the center of mass depends upon the shape of the body. For a given shape, it depends upon the distribution of mass in the body. It is closer to the heavier part of the body. In a uniform gravitational field, the center of mass and the center of gravity coincide. The vector sum of all the external torques acting on the rigid body must be 0. Summary. Let us summarize what we have learnt. Center of mass point of a body is defined as a point where the whole mass of body can be assumed to be concentrated. The center of mass point of a body made up of two mass particles always lies on the line joining them. The force acting on the center of mass is equal to the vector sum of the forces acting on the individual particle of the system. If no external force acts on the system, then the total momentum of the system is constant. This is the law of conservation of momentum. The angular velocity of a rotating body is a vector quantity and it acts parallel to the axis of rotation, and its sense is given by right-hand rule. Torque about an axis of rotation is equal to the product of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of the rotation. The moment of inertia of the rigid body will be equal to the sum of the moments of inertia of the particles.